गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 25 अगस्त 2022 और 25 अगस्त के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे, आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझाया है, तो वो सभी डाउट्स, वो सभी आपके पॉइंट जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे फिर आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, वहां पर आपका डाउट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करिएगा बच्चा, क्योंकि जब तक आप डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते करंट अफेयर जानते। सबसे पहला क्वेश्चन आज जो है करंट अफेयर में कुछ बदलाव है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 के मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल के बाद पदक हासिल करा है? तो हमारी भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने जो है एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप जो हो रहा है उसमें अभी 14 साल के बाद पदक हासिल करा है, और जिस टीम को हराकर यह पदक हासिल करा है उसका नाम है दक्षिण कोरिया। यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को ही हमारी भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने हराकर ये पदक हासिल करा है, जो कि 14 साल के बाद का ये पदक हासिल करा है। इस 14 साल का डेटा और किसको हराकर जीता है वो आपको याद रखना है। अच्छा, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। अब मैं आपको बताऊंगा दक्षिण कोरिया के बारे में कि आखिर में दक्षिण कोरिया देश की स्थापना से लेकर इसमें कैसे कैसे ये देश दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से कैसे अलग होता है और कैसे दो राज्य कैसे दो देश बनते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपकी जीके में काफी हेल्प करेगा, ये मेरी उम्मीद है। देखिए, नवपाषाण युग जो था, नवपाषाण युग का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने हिस्ट्री में काफी बार आपको समझा रखा है कि नवपाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। क्या कहा जाता है? पत्थरों का युग। तो पत्थरों युग के लोगों का कोरियाई प्रायद्वीप पर प्रथम प्रवासन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। यह देश चीन और जापान के बीच अपनी पहचान को बनाया हुआ है तब से ही, मतलब नवपाषाण से ही युग से ही बात हो रही है। जब से पत्थरों का युग था, जब से मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब से जो है ये, तब से ये जो देश है दक्षिण कोरिया जो देश है वो चीन और जापान के बीच अपनी पहचान बनाया हुआ है। कोरिया की संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति मानी जाती है जिसकी अपनी अलग पहचान है। समृद्ध मतलब परिपक्व है। ठीक है, अब कोरिया का समकालीन विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 1910 को हुआ था। यहां पर ध्यान से समझो इस बात को कि कोरिया का जो विभाजन हुआ था बच्चा, कोरिया का जो विभाजन हुआ था वो 1910 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। उस समय जो है जापान के कोरिया प्रायद्वीप के अधिग्रहण से ये आरंभ हुआ था 1910 में। ठीक है, अब 1945 को क्या हुआ? 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसकी समाप्ति पर ही कोरिया प्रायद्वीप के दो भाग हो गए। ठीक है, क्या हुआ? दम से समझो, कोरिया प्रायद्वीप के दो भाग हुए। उस समय की दो महाशक्तियां थी, एक था सोवियत संघ जिसे आज करंट में रूस कहा जाता है, और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको आज भी अमेरिका ही कहा जाता है। इनके द्वारा जब विभाजन किया गया तो 1948 में यह देखने को मिला कि उत्तर और दक्षिण कोरिया स्वतंत्र हुए और उत्तरी भाग साम्यवाद बन गया और दक्षिणी भाग अमेरिका द्वारा प्रभावित था उस समय भी। ठीक है, 1948 तक का समझ गए। अब कोरिया युद्ध जून 1950 से आरंभ हुआ, जिसमें उत्तर का समर्थन चीन और दक्षिण का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। दोनों की बात समझो। ठीक है, अमेरिका यहां भी अपनी टांग अड़ा रहा है, यानी कि 1950 से ये बात चलती आ रही है कि आरंभ जब हुआ, 1950 का जब आरंभ हुआ तो उत्तर का जो समर्थन था वो चीन कर रहा था और दक्षिण का समर्थन जो कर रहा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ये आपको समझना है। ठीक है, 1953 में क्या होता है? दोनों पक्षों के बीच एक शांति का समझौता हुआ, हस्ताक्षर किए गए, जिससे युद्ध पर विराम लगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह बनता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तो आज भी नहीं बनती है, जैसे भारत और पाकिस्तान में आज भी नहीं बनती है, उसी तरह दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में नहीं बनती है। लेकिन हमारी सबकी एक सीमा है, हर जो है हमारे पास काफी समझौते हैं, काफी युद्ध हमने पाकिस्तान से जीते और पाकिस्तान ने भी एक आधा युद्ध है जो हमसे जीता ही है। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहां पर बच्चा एक पॉइंट निकल कर आता है कि 1953 में जब दोनों पक्षों के बीच में एक शांति समझौते पर साइन करे गए थे तो युद्ध पर विराम लगा। लेकिन आज भी दोनों कोरिया आधिकारिक रूप से युद्धरत रहते हैं, मतलब युद्ध के लिए तैयार होते हैं।
क्योंकि अभी तक किसी भी युद्ध समाप्ति पत्र पर इन्होंने साइन नहीं किए हैं। ये एक बहुत जो है पॉइंट है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, ये पीसीएस और यूपीएससी जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दोनों के बीच में जो समझौता हो गया 1953 में, उसके बाद भी आज यहां दोनों देशों में ऐसा देखने को क्यों मिलता है, ये एक पॉइंट बनता है। अब 1953 से ही कोरिया प्रायद्वीप उत्तर और दक्षिणी कोरिया जो है का है। 1953 से ही कोरिया प्रायद्वीप उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच असैन्य क्षेत्र के रूप में 38वां समांतर पर बांटा हुआ है। 38वें समांतर रेखा पर यह बांटा हुआ है, ये तो याद रखिएगा। और इनकी सीमा विश्व की सर्वाधिक सैन्य जमावेड़ा वाड़े वाली सीमा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये उत्तर कोरिया के बारे में था, दक्षिण कोरिया के बारे में था। आई होप आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो यही आज की करंट अफेयर का एक ट्विस्ट था। अब से मैं जो भी होगा, किसी भी देश हो चाहे अपने भारत के कोई भी राज्य हो, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि काफी बार एग्जाम में और इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है। जैसे बैंकिंग का इंटरव्यू हो गया या आगे यूपीएससी पीसीएस हो गया, उसमें ज्यादातर ऐसे चीजों को पूछा जाता है, क्योंकि इसी को कहते हैं आपका आईक्यू लेवल टेस्ट कितना अच्छा है उसको। ठीक है, और सबसे बड़ा नगर यहाँ पे सियोल है, और सियोल ही जो है इसकी राजधानी भी है। ठीक है, राज्य भाषा की अगर बात करेंगे तो कोरियाई यहाँ पर राज्य भाषा चलती है। मून जे इन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री का नाम है किम बो ग्याम। ठीक है, तो आई होप आप इसको अब अच्छे से जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नया पहल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत किस लिए की है? तो ये किस लिए करी है? तो ये जो करी गई है वो स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है ये करा है, ये आपको याद रखना है। टाई राजस्थान इन वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे पर जो है राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित करने के लिए एक और नई पहल है, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर ये चलाई जा रही है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन का आंसर करंट का। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की। चलिए अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए ये है राजस्थान के बारे में। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है। ये एक ट्रायल है मान लीजिए आज का, आगे से मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा, थोड़ी छानबीन के बाद ही आपके लिए पॉइंट रखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ बनता है राजस्थान के ऊपर भी। ठीक है ना, अब इसमें भी काफी यूपीएससी पीसीएस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो बच्चा राजस्थान का है या राजस्थान से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आता है तो उससे पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि वो जिस भी राज्य से आप हो उस राज्य के बारे में आपसे पूछता ही है ज्यादातर। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के जो है आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, ये जीके का क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस राज्य की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी रेड क्लिप रेखा है जो लगती है, तो राजस्थान की रेखा है। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जोड़ता है। इसका दक्षिणी पश्चिम में गुजरात, दक्षिणी पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि देश का अन्य 5 राज्यों से भी जोड़ा है। मतलब कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है? एकमात्र है राजस्थान। ठीक है, अब राज्य का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और 2011 की गणना के अनुसार यहां पर बताया जा रहा है कि साक्षरता दर 70% की है। राजस्थान का पुराना नाम जो है वो राजपुताना है, यानी कि इसका मतलब होता है राजपूतों का देश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके देश भारत है, आपको पता है ये गठन इसका 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जो है राजधानी है। ठीक है ना, सबसे बड़ा नगर जो है वो राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शासन की बात करेंगे तो सभा यहाँ पर राजस्थान सरकार है, राज्यपाल कलराज मिश्रा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानमंडल एक सदनीय है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 200 सीटें हैं विधानसभा के अंदर, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, और लोकसभा के अंदर बात करूंगा तो 25 सीटें हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर भी जो है यहाँ पर आप उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय लगता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नाम का एक इन ऐप फीचर को शुरुआत करी है? तो ये किसने करी है? ये जो करी गई है वो
ऐप के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? कू ऐप, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए कू ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कू ऐप क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कू ऐप क्या है। देखिए कू ऐप 10 भाषाओं में टॉपिक्स नाम का एक इन ऐप फीचर की शुरुआत इसने करी है। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू ऐप। कू ऐप जो है ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें आप 400 कैरेक्टर के पोस्ट और 1 मिनट तक का ऑडियो या वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें लोगों को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ चैट भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कू ऐप के बारे में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी पर आयोजित 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल करा है? तो तीसरा स्थान जो है वो हासिल हुआ है भारत को। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा 14 से 21 अगस्त 2022 तक खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 15वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड जॉर्जिया के कुटेसी में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है, जिसमें भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ये जो है बच्चा वो कनाडा में होने वाला है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा 20 से 26 अगस्त तक जो है ये हो रहा है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में ये हो रहा है। कनाडा के अंदर एक हैलिफैक्स वहां पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसकी थीम याद रखिएगा, इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रिंग पार्लियामेंट, द कर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसोसियल ऑफ जो है डेवलपमेंट। ये इस बार की थीम रखी गई है 2022 की। क्लियर है? ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, मैं दोबारा इसको बता रहा हूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी थीम रखी गई है इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रिंग पार्लियामेंट, द कर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसोसियल ऑफ फॉर द डेवलपमेंट। ये इसकी थीम है कनाडा के में जो होने वाला 65वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हो रहा है उसकी। अब बात आती है, सर ये बताइए कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में होता क्या है? तो देखिए इस संघ का जो मिशन होता है वो विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के देशों के संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पहलुओं के ज्ञान को बढ़ावा देना है। ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि संघ का जो मिशन होता है वो विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के देशों के संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र की संवैधानिक विधेयक, संवैधानिक हो गया, विधेयक हो गई, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति पहलुओं पर ज्ञान को बढ़ाना होता है। ठीक है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष यान लीडले ग्रिंगर करके व्यक्ति हैं, वो हैं, और यूनाइटेड किंगडम के सांसद इसके हैं। ठीक है? वो यूनाइटेड किंगडम के सांसद हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को कौन सा टैग प्रदान किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक जीआई टैग होता है जिसको प्रदान करा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, जीआई टैग मिला है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा जीआई टैग क्या होता है? वैसे तो कई बार मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है कि जीआई टैग बच्चा उसको मिलता है, किसी भी राज्य का कोई चीज जब फेमस होता है और उसकी बिक्री पर ज्यादा ही मात्रा हो जाती है, या सरकार उसको पुष्टि करने के बाद उसको जीआई टैग प्रदान कर देती है। ठीक है ना? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म काफी बार मैंने आपको बताई है, तो जीआई टैग की जो फुल फॉर्म है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं आपको जीआई टैग के बारे में बता रहा था। जीआई टैग क्या होता है? देखिए एक तो ये होता है जीआई टैग, जैसे मान लीजिए आगरा का पेठा है। ठीक है ना? आगरा का पेठा है ना? तो आगरा का पेठा क्या होता है? आगरा का पेठा अगर ज्यादा फेमस होगा तो उसको क्या मिलेगा? जीआई टैग मिलेगा। है ना? उसको क्या मिलेगा? जीआई टैग मिलेगा। है ना? तो जीआई टैग जब जीआई टैग मिलता है तो उस चीज की मान्यता जो है काफी बढ़ जाती है। ठीक है? अब जैसे ये मखाना है, मखाना आपने देखा होगा ना, खीर वीर में डलता है मखाना, व्हाइट कलर का जो होता है उसको बोलते हैं ना। तो वो जो है अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर वो 100 रुपए का बिक रहा होगा तो 120 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और महंगा हो जाएगा, तो उसकी थोड़ी सी मान्यता बढ़ गई है। ठीक है? तो ये चीज होता है। अब बात ये आती है कि 2022 में अभी तक कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए लगा रखी है, और आज की करंट अफेयर जो है आज से अब से जो है आपको इसी तरीके के ट्रेंड के मिलेगी। चाहे वीडियो कितनी भी लंबी चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है? मेहनत का जो फल होगा मेरे को तभी मिलेगा जब आप पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे। है ना?
तो देखिए जीआई टैग की मैं आपसे बता रहा था, जीआई टैग 2022 में किस किस को मिला है। एक मिला है ईडू मिसमी टेक्सटाइल्स। ईडू मिसमी टेक्सटाइल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कंडागी साड़ी होती है, कंडागी करके एक साड़ी होती है जो कि तमिलनाडु में होती है, इसको जीआई टैग दिया गया था। कंदमाल हल्दी जो थी, कंदमाल हल्दी, उसको जीआई टैग दिया गया था, उड़ीसा की है। कश्मीरी केसर, उसको जम्मू कश्मीर की है, जीआई टैग मिला था। काजू नेमू असम का है, जीआई टैग मिला था। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर और भी लिस्ट देख सकते हैं, मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे लगा रखी है। अगर मैं एक एक नाम बोलूंगा तो वो वीडियो खाली पीली में ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला, गोला, रसगुल्ला, माफ करिएगा, रसगोला है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, हमाराम, हमाराम करके एक चीज है जो कि मिजोरम में है, इसे जीआई टैग मिला था। पलानी पंचमृथम था जिसे तमिलनाडु में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया था। खोला मिर्च करके है, खोला मिर्च गोवा में पाई जाती है बच्चा, इसको जीआई टैग मिला है। काजू नेमू मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप ये सब देख ही सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस बीमारी की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट आंध्र प्रदेश के मेडिटेक जोन में पेश की गई है? ये जो है मंकी पॉक्स की है। आपको पता है मंकी पॉक्स बीमारी ने भी अपने पांव फैसाल लिए हैं, और हाल ही में मंकी पॉक्स बीमारी की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किट भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के मेडिटेक जोन में पेश करी गई है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, असम में हाल ही में एक किस मंत्री ने एक परियोजना विद्या रथ स्कूल ऑन वेल्थ शुरू की है? तो ये जो है हेमंत बिस्वा शर्मा यानी कि मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? असम के, है ना, असम के हैं, तो उन्होंने ये करी है। अब स्कूल और वेल्थ शुरू की है जिसका उद्देश्य है समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कि आपको पता है हमारे देश में आज भी ऐसा होता है कि कई बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कारण एक ही होता है पैसा, आर्थिक तंगी, है ना। तो उसके ही बढ़ावा देने के लिए, मतलब उससे ऐसे बच्चा कोई भी अपनी पढ़ाई को ना रोक पाए, उसके लिए जो है सरकार ने यहाँ पर क्या करा है, इस विद्या रथ स्कूल ऑन वेल्थ को जो है शुरू करा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अध्यक्षता में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके ऊपर वीडियो भी करा चुका हूं। बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है करा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना, और ठीक है, अध्यक्षता करिए यमुना पर आजादी के अमृत महोत्सव की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आजादी के 75, मतलब भारत की आजादी के 75 साल और के लिए ये जो है बनाया गया था, भी आपको पता ही होगा, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने दी ही थी। ठीक है, चलिए तो इसका जो है राइट आंसर। हाल ही में चौथा भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये जो हुआ है ये मनीला के अंदर करा गया है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चौथा भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता जो हुआ है, वार्ता मतलब समझौता जो हुआ है, वो मनीला के अंदर करा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, यहां तक आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। अब इसके पॉइंट्सों को समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चौथा भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता जो है वो मनीला में आयोजित हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा ये है, इसमें दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको ASEAN कहा जाता है, उसने संबंधित मामलों पर भी विचार का आदान प्रदान करा है। फरवरी 2022 में विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर जी, उन्होंने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलीपींस का दौरा भी करा था। उसी का नतीजा आप ये कह सकते हैं कि वार्ता आयोजित करा गया है मनीला में, इस तरीके से। क्लियर है, दोनों देशों के लिए काफी बेहतर है। चौथा है इस बार का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जो है, इन्होंने करा है। पुरुषोत्तम रूपाला जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च करा गया है। अब मार्केट प्लेस है तो किस मार्केट प्लेस के लिए ये आता है? ये जो ऐप है ना, ये ऐप उसके लिए है बच्चा, मछली किसानों हितधारकों को मछलियों के लिए बीज, चारा, दवाई आदि जैसे जो इनपुट होते हैं उनको मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। ये मछली पालन के लिए फोकस है, क्योंकि ये जो मंत्री हैं वो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है, तो जाहिर सी बात है इनका जो फोकस होगा वो भी इसी पर होता है। क्लियर, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है?
बीबी माई स्टोरी क्या है? बीबी माई स्टोरी, बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। इजराइल जो देश है उसके पूर्व प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इनका जो है अभी स्मरण नवंबर 2022 को जो है आएगा, और इसकी शीर्षक है बीबी माई स्टोरी। ये इस तरीके से क्लियर। चलिए, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? चिनाब नदी पर, बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन को समझा चुका हूं, 9 के स्टडी पे भी समझाया था, वहां नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर वीडियो भी दी थी, करंट अफेयर में भी समझाया, 3 बार समझा चुका हूं। तो इसका आंसर गलत मत करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो, अगर जो मैंने इसमें नया ऐड करा है वो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 2 वीडियो है आपके लिए, टोटल 4 वीडियो आ रही है करंट अफेयर पे, मतलब जीके फैक्ट्स करंट पे, तो सभी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।